जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसने सबसे पहले अपनी सर्विस दी थी फ्रांस को, पर जो मॉडल था कनाडा का और हमारे इंडिया में कब लागू हुआ 1 जुलाई 2020 को, और असम इसको लागू करने वाला सबसे पहला स्टेट बना। सो इज़ द जीएसटी इज़ द बेस्ट थिंग हैपन इन द 2020 और इट हैज़ सो मैनी डिसएडवांटेजेस? लेट्स नो ऑल अबाउट इट। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितना तुम्हें पता होना चाहिए जीएसटी के बारे में, ऑल द थिंग्स, ऑल द नॉलेज यू विल गेट इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो से स्टूडेंट्स, मेनली दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, ट्रांसपोर्ट टैक्स वगैरह आते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, सेल्स, एंटरटेनमेंट, सर्विस, एक्साइज ड्यूटी। सो जीएसटी बेसिकली क्या है, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को इसने रिप्लेस कर दिया है। जीएसटी ने बेसिकली सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया है और अब हमें उन सब की जगह पे सिर्फ एक जीएसटी पे करना होता है। सो कह सकते हो कि इसने जो टैक्स सिस्टम था हमारा उसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल सिंपल बना दिया, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जस्ट कमिंग अप। अब देखो स्टूडेंट्स, जीएसटी में कुछ स्लैब्स होते हैं, कुछ कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, जिनमें जीएसटी डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें जिस हिसाब से सामान पे या गुड्स पे जीएसटी लगता है। तो ये इसके कुछ स्लॉट्स होते हैं, एक होता है 0%। अब ये आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है, उसको देख लिया। सो यार जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अपनी, एक क्या है 0% और दूसरा है 5%, देन 12% एंड देन वी हैव 18% एंड द लास्ट वन इज़ 28%। सर ये 4 स्लैब्स होते हैं जिनके हिसाब से चीज़ों पे जीएसटी लगता है। अब देख रहे होंगे आपके 0% पे क्या है, फ्रूट, वेजिटेबल और बुक्स वगैरह पे 0% मीन्स इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। सो द सेकेंड थिंग इज़ 5%, टी, शुगर और एडिबल ऑयल लाइक जैसी चीज़ों पे हमें 5% का जीएसटी पे करना होता है। बाकी आता है 12% जो है बटर, घी, मोबाइल फ़ोन एंड आलमंड्स वगैरह, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स काइंड ऑफ। 18% है फिर जिस पे हेयर ऑयल, सोप, टूथपेस्ट, जैम्स वगैरह पे देना होता है। और 28% होता है लग्जरियस चीज़ों के लिए, लाइक हमें कार ख़रीदना होगा, जो लग्जरी सर्विसेज वगैरह होती हैं और भी जो लग्जरी चीज़ें होती हैं उन सब पे होता है जीएसटी 28%। हाँ कबीर, कोई क्वेश्चन तुम्हें? सर पेट्रोल तो हमें किसी स्लैब में दिखाई नहीं दिया, और पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है? हमने सुना था उसमें 50% से भी ज़्यादा टैक्स लगता है, पर यहाँ पे सिर्फ 20% लास्ट स्लैब था। सो व्हाट इज़ दैट? हाँ तो देखो, पेट्रोल, क्रूड, ठीक है, पेट्रोल, क्रूड, पेट्रोल, डीजल एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स। इन सब पे जो है, इन सबको जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है। अब क्यों नहीं किया गया, इसका रीज़न देख लो। देखो जीएसटी क्या था, पहले क्या होता था कि हर स्टेट में अलग अलग टैक्स होता था, ठीक है, जैसे इंडिया के 28 स्टेट्स हैं, सब में अपना अलग अलग टैक्स सिस्टम होता था। तो ठीक है, इससे क्या होता था कि देखो, इससे क्या होता था कि प्रोग्रेशन जो होती थी इंडिया की वो डिवाइडेड रहती थी, ठीक है। अब कोई स्टेट प्रोग्रेस कर रहा है काफ़ी ज़्यादा और कोई स्टेट नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जिस स्टेट में टैक्स कम है, सारी मोस्टली कंपनियां वहाँ पे जा रही हैं बिज़नेस स्टार्ट करने, बिज़नेस डालने, तो टैक्स का सारा फ़ायदा उन्हें हो रहा है, क्योंकि बिज़नेस वहाँ से बिज़नेस वहाँ पड़ रहा है, प्रोडक्शन वहाँ हो रही है, ठीक है। तो उस स्टेट को ज़्यादा टैक्स मिलता था, ज़्यादा फ़ायदा होता था।
पर अब जीएसटी से क्या हो गया है, अब हाँ, और एक ये भी चीज़ है कि जैसे अभी गुजरात में सामान है तो गुजरात में क्या हो रहा है, वहाँ पे सामान सस्ता, टैक्स कम लग रहा है। बाहर गया जैसे बिहार है, बिहार में टैक्स ज़्यादा है, तो बिहार में उसी सामान पे ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो वही चीज़ वहाँ पे महंगी हो गई, गुजरात में सस्ती है। ऐसा ही डिसबैलेंस था इंडिया में काफ़ी जगहों पे, ठीक है। पर अभी जीएसटी ने क्या किया, जीएसटी ने पूरे इंडिया को बैलेंस कर दिया है। पूरा एक टैक्स सिस्टम रहेगा, सबको एक साथ टैक्स पेमेंट पे करनी होगी और हर एक सामान पे जो टैक्स है वही उसे पे करना होगा। अब क्या पॉइंट था कि पेट्रोल को जीएसटी में ऐड क्यों नहीं किया गया है। देखो पेट्रोल को पता है कितना टैक्स लगता है पेट्रोल पे, पेट्रोल पे टैक्स लगता है 55% से भी ज़्यादा। अगर जीएसटी में हम लोग पेट्रोल इंक्लूड करते कबीर, तो बताओ कितना टैक्स लगता है पेट्रोल पे। तो पेट्रोल पे मैक्सिमम जो लास्ट स्लैब है हमारा 28% का है ना, जीएसटी पे पेट्रोल पे भी वही 28% का टैक्स लग रहा होता। पर क्या वो सरकार के लिए ठीक था? सरकार का काफ़ी नुकसान हो जाता उससे। अब सरकार ने क्या किया, इसलिए पेट्रोल को और अल्कोहलिक ड्रिंक्स को अलग रखा। इसीलिए पेट्रोल का रेट तुम देखोगे तो तुम्हें हर स्टेट में थोड़ा बहुत अलग मिलेगा, और अल्कोहलिक ड्रिंक्स का भी। बिहार में अल्कोहल बंद है, वहाँ पे अल्कोहल तुम्हें बहुत महंगा मिलेगा। तुम गोवा में जाओगे, गोवा में अल्कोहल तुम्हें बहुत सस्ता मिलेगा, तुम्हें हर कोने पे तुम्हें शराब की दुकानें मिलेंगी। और यूपी में आओगे तो यूपी में तुम्हें काफ़ी मॉडरेट लाइक बैलेंस रेट मिलेंगे अल्कोहल के, पर बिहार में काफ़ी महंगा मिलेगा और गोवा में तुम्हें काफ़ी सस्ता मिलेगा। सो या अब जिसको जीएसटी में ऐड नहीं किया गया है, अब जीएसटी इसको भी, अल्कोहल को भी जीएसटी में ऐड क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि इस पर भी उन्हें टैक्स अच्छा चाहिए था सरकारों को, ठीक है। अब ये इससे सरकार अपना प्रॉफिट बनाती हैं, जिससे तुम लोगों को सुविधाएं देती हैं। लाइक सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, अभी राशन मिल रहा है, देखो कोरोना के टाइम पे सबको कैसे मिल रहा है, सरकार दे रही है। सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, टैक्स से आ रहा है। टैक्स कहाँ से कमा रही है, पेट्रोल से सरकार सबसे ज़्यादा टैक्स कमाती है, क्योंकि पेट्रोल पे अगर हम लोग 1 लीटर भी पेट्रोल भरवाते हैं जो 90 रुपये का होता है या 100 रुपये का, उसमें सरकार के पास 50 रुपये से भी ज़्यादा पैसे जाते हैं। सो या दैट्स द बिजनेस कह सकते हो। इस वजह से पेट्रोल को और 2-3 चीज़ों को जीएसटी से अलग रखा गया है। अब हम आते हैं कॉम्प्लिकेशन, जीएसटी की जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस पे। अब देखो जीएसटी जब लागू हुआ था उस टाइम पे, एक तरह से देखा जाए जीएसटी काफ़ी अच्छी चीज़ है जो हमारे देश के साथ हुई 2020 में। पर जीएसटी पे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा उसे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, काफ़ी लोग उससे परेशान हो रहे थे कि इतना टैक्स बढ़ गया, इतना सर दर्द। ऐसा क्यों हो रहा था कि सरकार ने देखो जीएसटी लाई, वो उसने काफ़ी सही किया, पर जिस तरह से लाई वो उसने सही नहीं किया। उसे उस टाइम पे लोगों को पहले जीएसटी की नॉलेज देना चाहिए थी, हर एक को इंडिविजुअली टीच करना चाहिए था जीएसटी के लिए। काफ़ी जागरूकता की ज़रूरत थी जो सरकार ने नहीं किया, क्योंकि जीएसटी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समझना थोड़ा सा टफ है, जो सरकार की जिम्मेदारी थी अपने हर नागरिक को समझाना, पर उसने वो चीज़ सही से नहीं की, ठीक है। अब जीएसटी में क्या कॉम्प्लिकेशंस है जिससे लोगों को उस टाइम पे लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाए थे, और वो लोग कुछ बहुत बुरा उसे ले रहे थे, बहुत बुरी तरह से ले रहे थे। वो तुम लोग आगे सब कुछ देखने वाले, सब कुछ अच्छे से समझने वाले हो। सो लेट्स गो फॉर दैट। सो हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस इन जीएसटी। अब हम सबसे पहले आते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ जीएसटी। कितने टाइप्स की होती हैं जीएसटी में? सो देखो स्टूडेंट्स, ये 4 तरह की जीएसटी होती हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, सेंट्रल जीएसटी। जो पार्ट सेंट्रल को जाता है, सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार इस टाइम पे बीजेपी है, तो जो पार्ट सेंट्रल को जाता है वो होती है सेंट्रल जीएसटी। जो पार्ट स्टेट को जाता है वो स्टेट होती है। जो यूनियन टेरिटरी क्या होती है, लाइक पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ये क्या है, ये स्टेट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है। सो बस यूनियन टेरिटरी और स्टेट एक ही है, पर जहाँ पे स्टेट नहीं होता है वहाँ पे यूनियन टेरिटरी काम करती है। सो दोनों एक ही चीज़ें हैं। तीसरी चौथी चीज़ क्या है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अभी इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है, सब कुछ समझाने वाले, ठीक है। बेसिकली इंटीग्रेटेड जीएसटी वो होता है, जैसे देखो अब अगर जीएसटी किसी एक ही स्टेट में काम कर रही है, मतलब अगर कोई सामान, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरर है एक ही जगह पे
यूपी में ही कोई चीज़ बन रही है, कोई चीज़ बिक रही है, तो वहाँ पे एक ही स्टेट में सब कुछ काम हो रहा है, तो वहाँ पे क्या काम करेंगी कौन सी जीएसटी? सेंट्रल, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। पर अगर ऐसा कभी होता है कि सामान यूपी में बन रहा है, बिग बिहार में रहा है, फिर गुजरात जा रहा है, तो जहाँ पे इंटर स्टेट काम होने लगता है वहाँ पे काम करती है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब देखो दो तरह की जीएसटी इसमें भी होती हैं, एक होती है इंटर स्टेट जीएसटी और एक होती है इंट्रा स्टेट जीएसटी। इंट्रा स्टेट मतलब जब स्टेट के अंदर ही काम हो रहा होता है उसे इंट्रा स्टेट कहेंगे, और जब स्टेट के बाहर कहीं काम हो रहा होता है लाइक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पे काम करती है इंटर स्टेट जीएसटी, और जहाँ पे काम करती है इंटीग्रेटेड जीएसटी। सब कैसे काम करती हैं, क्या काम करती हैं, वो अभी बता रहे हैं, सब कुछ एक्सप्लेन होगा यहाँ पे। और हाँ, ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हाई स्कूल में हो तुम लोग, ठीक है, हाई स्कूल की मैथ्स कर रहे हो या 11th, अगर उसमें जीएसटी का चैप्टर है, तो ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर यूपीएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबके एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, सेंट्रल, स्टेट और सबके। मान लो कि यूपी में एक कोई सामान, ठीक है, एक आर्टिकल बना, आर्टिकल एक मैन्युफैक्चरर को मिला और उसने वो आर्टिकल बेचा किसी होलसेलर को, या एक कस्टमर को आर्टिकल बेचा 5,000 का, जिस पे जीएसटी लगी 12% की। अभी 12% की उस आर्टिकल पे जीएसटी लगी है। अब उस 12% में जो जीएसटी लगी है उस पे, ठीक है, टोटल 12% लगी 5,000 पे, पर वो 12% जाएगी किसके पास? पता है ना, यहाँ पे स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल की अलग होती है। सो हाँ, इसके लिए क्या निकला है कि 12% में 6% जाएगी जीएसटी इस सेंट्रल के पास, और 6% जीएसटी जाएगी स्टेट के पास, ठीक है। अब मान लो यही काम हो रहा है दिल्ली में, कोई आर्टिकल है जिस पे 12% की जीएसटी लग रही है, तो वहाँ पे क्या होगा? 6% जाएगी सेंट्रल। देखो सेंट्रल हमेशा अपना आधा पार्ट ले लेगी, ठीक है, और 6% कहाँ पे जाएगी? उस यूनियन टेरिटरी को, जम्मू कश्मीर या पुडुचेरी। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद ये समझ गए होगे अच्छे से, क्यों समझ गए कबीर? यस सर। कबीर, हाँ स्मार्ट तो तुम हो ही। अब आता है आईजीएसटी। स्टूडेंट्स, हमने पहले क्या एग्जांपल दिया था कि अगर गुजरात में एक फैक्ट्री लग रही है तो वहाँ पे पहले क्या होता था कि जब इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, तो जो टैक्स होता था, मान लो वहाँ पे कोई सामान मैन्युफैक्चर हुआ है और वो किसी और स्टेट में जा रहा है, पर क्योंकि वो सामान गुजरात में मैन्युफैक्चर हुआ है तो उसका टैक्स कौन रखेगा? गुजरात सरकार रखेगी। पर अब जीएसटी के आने के बाद देखो कितना कुछ बैलेंस हुआ है। अब अगर ये यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी काम करती है, मान लो गुजरात में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हुई, ठीक है, कोई फैक्ट्री गई, वहाँ से उसने सामान मैन्युफैक्चर किया और वो सामान मैन्युफैक्चर होने के बाद गया यूपी में। अब अभी क्या होगा? और उस पर जीएसटी लग रही है 18% की, तो क्या होगा? 9% तो अपना सेंट्रल रख लेगी, ठीक है, सेंट्रल को कोई किसी से फ़र्क नहीं, उसे अपना आधा हिस्सा चाहिए। सो 9%, उस पर 18% लग रही है, 9% रख लेगी वो सेंट्रल, ठीक है, और 9% रख लेगी कौन? गुजरात में मैन्युफैक्चर हुआ है तो गुजरात नहीं रखेगी, वो 9% रखेगी यूपी में गया है ना बिकने, तो यूपी रखेगा। जहाँ वो सामान बिकने जा रहा है वहाँ वो 9% जाएगा, ठीक है, जहाँ वो सामान बिकने जा रहा है। पहले क्या होता था? इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कहाँ वो बिकने जा रहा है, गुजरात में बना है तो गुजरात को टैक्स मिलेगा। अब देखो इसको, अब तुम कह सकते हो कि ये अनफेयर हुआ गुजरात के साथ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ वहीं पर, टैक्स किसे मिल रहा है? यूपी को मिला है। पर नहीं, ये देखो ये बैलेंस हुआ है। अब देखो गुजरात में फैक्ट्री लगी, ठीक है, गुजरात को क्या मिला? रोज़गार मिला, और यूपी में सामान बिकने को गया, ठीक है, यूपी में सामान बेचा जा रहा है, तो यूपी को क्या मिला? टैक्स मिला। सेंट्रल को क्या मिला? अपना हिस्सा मिल गया टैक्स का। रोज़गार, टैक्स, ऑल आर बैलेंस्ड, ठीक है, सबको अपना अपना हिस्सा मिला, सबका साथ और सबका विकास। वेल, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन, बट या इसका मतलब तो यही है।
अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे जाते हैं जो लोगों को काफ़ी मुश्किल आती है समझने पे, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर दैट। अब हम लोग समझते हैं इनपुट आउटपुट जीएसटी क्या होती है। अगर तुम लोग पढ़ रहे होगे इसके बारे में तो हाँ, हो सकता हो तुम लोगों को भी ये समझने में प्रॉब्लम आई हो, पर जैसा कि हमने कहा ये वीडियो ख़त्म होने तक जीएसटी के बारे में जो भी कन्फ्यूजन थी, जितने भी तुम्हें लोग पढ़ा रहे थे जीएसटी, अगर तुम हो सकता हो बुक लेके पढ़ रहे हो जीएसटी की, पर सब कुछ तुम इस वीडियो के बाद 100% समझने वाले हो। तो देखो, इनपुट आउटपुट जीएसटी समझने से पहले स्टूडेंट्स तुम लोग एक एक्यूरेट एग्जाम्पल समझ लो जीएसटी का, कि किस तरह से किसी भी सामान पे जीएसटी का प्रोसेस होता है, जीएसटी किस तरह से किसी चीज़ पे लगती है। अगर आपका कोई काम है तो ये आपके काफ़ी काम की चीज़ है। मान लो कि एक मैन्युफैक्चरर ने कोई सामान मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, उसकी उसे लागत पड़ी, ठीक है, उसकी उसे लागत पड़ी 5,000 की, तो उसे उस पर जीएसटी देना होगी, और वो आ रहा है 12% के स्लैब में, तो 5,000 की 12% जीएसटी उसे देना होगी। 5,000 की 12% कितनी हुई? 600, ठीक है, 600 आ गई उस पर, उसके 5,000 के सामान पे जीएसटी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब उसने 5,000 का, उस मैन्युफैक्चरर ने वही सामान 1,000 बढ़ा के आगे दिया अपने किसको? होलसेलर को, ठीक है। उसने होलसेलर को दिया 6,000 का, जिस पे जीएसटी कितनी लग गई? 12% लगेगी ऑफ कोर्स। कितना हुआ? 720। इस पे कितना जीएसटी अब हो गया? ठीक है, अब उसने 1,000 रुपये लगा के आगे होलसेलर को दिया, तो होलसेलर को कितनी जीएसटी पे करनी होगी? 720। अब अभी होलसेलर ने 6,000 का उसे मिला, ठीक है, उसने जीएसटी दिया, उसने उसी सामान को 7,000 का आगे दिया, किसको? कस्टमर को बेच दिया उसने 7,000 का। अब उस पर 12% की जीएसटी लगेगी, तो उस पर कितनी जीएसटी आ जाएगी? 840, ठीक है, ये हो गई उस पर जीएसटी। अब कस्टमर कुल कितनी जीएसटी पे करेगा? 840। इतनी जीएसटी टोटल कस्टमर को पे करनी होगी, ठीक है। 600 यहाँ से, 720, 840। अब देखो पहले क्या कन्फ्यूजन हो रही थी और किस वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इसको लेके, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। वो लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे जो 3 स्लॉट्स आए हैं, ठीक है, कि पहले 12% उस पर लगेगी, फिर आगे जब वो देगा तो उस पर 12% लगेगी, फिर जो आगे जब वो बेचेगा इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट में, उस पर उसको 12% लगेगी। अब वो सोच रहे थे बिजनेसमैन कि हमें ये तीनों रेट देने होंगे, पर नहीं, हमें सिर्फ एक ये देना होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो 600 रुपये है वो मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी दे दी। अब यहाँ पे जब 720 लगी है जीएसटी, तब वो कितनी पे करेगा? वो सिर्फ पे करेगा 720 माइनस 600, क्योंकि 600 वो दे चुका था, ठीक है। तो अब वो पे करेगा सिर्फ 120। अब उसको और एक्स्ट्रा, क्योंकि 600 उसने पहले दे दी जीएसटी, अब जो उसको बेचने के बाद उसे कितनी देनी है? 120। और उसे और आगे जब वो बिकी तो तो उसे और कितनी देनी है? जब उसने 720 अब उसने दे दी, ठीक है, पहले 600 दी, फिर 120 दी, तो कितनी उसने कुल कितनी दे दी? 720 एज अ जीएसटी उसने दे दिया। फिर आगे वो सामान 840 का बिका। अब और कितनी होगी अभी वो? 720 माइनस 840, तो अब और कितनी बची जीएसटी? इसमें भी ये निकल आई है 120, तो अब और उसे 120 रुपये जीएसटी देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से जीएसटी दी जाती है। टोटल इस सामान पे जीएसटी कितनी पड़ी? 840 रुपये। ये काफ़ी समझने वाली चीज़ है, इसको काफ़ी ध्यान से समझना, ठीक है। और यही होता है इनपुट और आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी
सो स्टूडेंट्स, तुम इनपुट आउटपुट जीएसटी बस इस बेसिक फार्मूला से देख लो। उसका ये फार्मूला होता है आउटपुट जीएसटी, ठीक है। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है, इक्वल्स टू अमाउंट पेएबल, इक्वल्स टू। स्टूडेंट्स, आपको अभी अपने स्क्रीन पे ये फॉर्मूला दिख रहा होगा। बस यही एक फॉर्मूला आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी को बताता है। अब तुम लोग जो हमने ये प्रोसेस बताया था इससे काफ़ी आसानी से रिलेट कर सकते हो। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी इक्वल्स टू अमाउंट पेएबल, ठीक है। आउटपुट जीएसटी क्या है यहाँ पे? 720 क्या है, उसे बाहर से मिली है, सो 720 क्या हो गई? आउटपुट जीएसटी हो गई। और 600 यहाँ पे क्या है? इनपुट जीएसटी है। 840 क्या है? आउटपुट जीएसटी है, ठीक है। अभी 720 क्या हो गई? नेक्स्ट स्टेप में जो उसकी थी वो इनपुट जीएसटी हो गई, ठीक है। जो बाहर से जीएसटी मिलती है, जो सामान बेचने के बाद उसे जीएसटी मिलती है, वो आउटपुट जीएसटी कहलाती है। सो यही था। अगर तुम आउटपुट जीएसटी को अपनी जो तुम्हारी इनपुट जीएसटी थी उससे तुम माइनस कर दोगे तो जो अमाउंट आएगा वो एक्चुअल अमाउंट होगा जो तुम्हें एज अ जीएसटी पे करना होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम जीएसटी के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो काफ़ी क्वेश्चन रिलेटेड है। इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सो सबसे पहले ये है कि एक जानते हो ना, एक जीएसटी काउंसिल होती है, ठीक है। एक जीएसटी काउंसिल होती है जो जीएसटी के बारे में सब कुछ देखती है, सारे डिसीजंस लेती है। उसमें क्या चेंज होना चाहिए, क्या संशोधन होना चाहिए, वो सब देखती है। उस जीएसटी काउंसिल में टोटल होते हैं 33 मेंबर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं। सो 33 इज़ योर आंसर। दूसरा ये है कि या स्टूडेंट्स, सो हाँ, जब तुम जैसे तुम्हारा कोई बिज़नेस है, ठीक है, और जब तुम जीएसटी में वो बिज़नेस जीएसटी के काबिल हो गया कि अब उस पर जीएसटी लगनी चाहिए। अब कितने अमाउंट पे जीएसटी लगती है वो सब अभी हम बताएंगे। सो जब तुम जीएसटी में जीएसटी से रजिस्ट्रेशन करवाओगे अपने बिज़नेस को तो तुम्हें एक 15 डिजिट्स का जीएसटी का नंबर मिलता है जिसको हम कहते हैं जीएसटी इन। क्या बोलते हैं उसे? जीएसटी इन। ये 15 डिजिट्स का तुम्हें नंबर मिलेगा, ठीक है। कुल हो गए इसमें 15 डिजिट्स। सो ये तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इसे बोलते हैं जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज़ द फुल फॉर्म। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट में, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप में। 101 और 122, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ये दोनों हमें अलग अलग नंबर क्यों दिखते हैं जीएसटी में? देखो, 101 क्या है? संशोधन है। और 121 क्या है? बिल है, ठीक है। ये एक बिल है जो संसद में गया था, ठीक है। और 101 क्या है? संशोधन है, वो अभी हम बता रहे हैं क्या है। इसे बोलते हैं हम अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट, संशोधन को। सो देखो, बिल कई सारे संसद में आते रहते हैं, पर कुछ उसमें से पास हो जाते हैं और कुछ पास नहीं हो पाते हैं संसद में, क्योंकि उन्हें सही जो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनसे उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है, तो कुछ बिल पास नहीं हो पाते हैं और कुछ पास हो जाते हैं। सो जो पास हो जाते हैं उन्हें हम कहेंगे अमेंडमेंट, ठीक है, उन्हें हम संशोधन कहते हैं। और जो पास नहीं हो पाते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, पर उनकी नंबरिंग वैसे ही चलती रहती है। सो ये जो बिल था जीएसटी वाला, वो संसद में 122वें नंबर पे आया था, ठीक है, 122वें नंबर पे आया। पर जो संशोधन संसद में हो रहे हैं, ठीक है, बिल पे, अब संशोधन का अलग नंबर चल रहा है, 1, 1, 2, 3, और बिल्स का अलग चल रहा है। तो कुछ बिल होंगे जो पारित नहीं होंगे, इसलिए बिल 122 हो गए, और जो संशोधन है वो क्या होते हैं, संशोधन का अपना अलग नंबर चल रहा है। तो ये कितने नंबर पे संशोधित हुआ था? इसका संशोधन कितने नंबर पे हुआ था? 101 नंबर पे। और ये बिल कौन सा आया था? 122 बिल आया था।
अब हम इसके कुछ बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के और एडवांटेजेस के। एडवांटेज क्या है इसके? देखो, एडवांटेज बेसिकली क्या है, बहुत सारे हैं कि इसने पूरे देश में एक बैलेंस दिया, ठीक है, एक बैलेंस दिया इसने। अब हर एक स्टेट पे बराबर के टैक्स लगते हैं, बराबर के सामान बिकते हैं। अगर पेट्रोल में हो जाता तो काफ़ी अच्छा होता हम लोगों के लिए, सरकार के लिए नहीं, क्योंकि फिर टैक्स काफ़ी, अब जीएसटी का मैक्सिमम ही स्लैब क्या है, 28%। तो जीएसटी पे अगर 28%, अगर पेट्रोल पे भी 28% टैक्स लगता तो काफ़ी सस्ता पड़ता हम लोगों को, सिर्फ 50 रुपये तक का ही पड़ता। पर पता है ना, 55% से भी ज़्यादा टैक्स पे करते हैं हम लोग 1 लीटर पेट्रोल पे। या तो अब ये एक एडवांटेज हो गया, ठीक है, ये बैलेंस देता है पूरे देश को। और अभी हमने जो बताया, ये स्टेट को क्या करता है, स्टेट को भी बैलेंस देता है। मतलब जैसे हमने एग्जांपल में बताया था, गुजरात को रोज़गार मिल गया, सामान जहाँ पे बिकने जाएगा टैक्स उस स्टेट को मिलेगा, सोया यूपी को टैक्स मिल गया, सेंट्रल को टैक्स मिल गया, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, पहले देखो जो सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे उनके क्या थे, उनका कुछ ऐसा वो नहीं था। अब देखो क्या हो गया है, मतलब उनका क्या नहीं था वो हम बता रहे हैं। अब क्या हो गया है कि जैसे जो हम लोग की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो हम लोग की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उन पे जीएसटी ना के बराबर, उन पे इनडायरेक्ट टैक्स ना के बराबर लगता है या नहीं लगता है। और जो लग्जरियस चीज़ होती हैं, जो हम लोग कभी कभी ही लेते हैं, ठीक है, लाइफ में 2 या 3 बार, उन पे जीएसटी कितना लगता है, उन पे ज़्यादा लगता है। सो एक बैलेंस है या नहीं है? ऑफ कोर्स है ये बैलेंस। पहले इनडायरेक्ट था, पहले सब पे ऐसे ही लगता था किसी भी हिसाब से, तो हम लोग छोटी चीज़ें भी हम लोग को टैक्स पे करना होता था, जो हम लोग की रोज़ की ज़रूरत है। अब उसमें हम लोग को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है यार, दैट इज़ द गुड थिंग। सबसे पहला इसके डिसएडवांटेज है ऑनलाइन टैक्स रिजाइम, ठीक है। अब देखो ये सब कुछ इसका क्या होता है, ऑनलाइन होता है, पे करना, रजिस्टर्ड करना, सब कुछ ऑनलाइन होता है। माना कि सरकार ने इसको सिंपल बनाया है, पर इतना भी सिंपल नहीं कि हर कोई छोटे मोटे बिजनेस वाला आदमी, अब जानते हो ना इंडिया इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है, उसमें हर कोई इतना ज़्यादा भी ऑनलाइन फीचर से फेमिलियर नहीं हुआ है। सो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है इस सिस्टम को समझने के लिए, ठीक है। सबको एक अपना अकाउंटेंट रखना पड़ता है। अब छोटे जो बिज़नेस, जो बड़े बिज़नेस हैं वो तो अपना देख लेते हैं, पर हाँ जो मीडियोकर बिज़नेस होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है इसकी वजह से, ठीक है। सो ये फर्स्ट डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है इसका? दूसरा डिसएडवांटेज है एक्साइज ड्यूटी का, ठीक है, एक्साइज। अब देखो ये क्या होता है, पहले क्या होता था कि जिन बिज़नेस में 1.5 करोड़ का टर्नओवर होता था, सिर्फ जीएसटी उन पे ही लगता था। अब क्या होता है, जिस बिज़नेस ने 20 लाख का भी मार्क पार कर लिया उस पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। पहले क्या होता था, जिसका 1.5 करोड़ का टर्नओवर होता था उस पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, पर अब जीएसटी क्या, अब एक्साइज ड्यूटी तो नहीं रही अभी क्योंकि जीएसटी आ गया है, पर अब वो जीएसटी 20 लाख के मार्क को भी पार करने पे लगता है। अब एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी होती है जो टैक्स बिज़नेस को देना होता है अपने मैन्युफैक्चरर की सीमा पे। लाइक वो जितने रुपए का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उस मैन्युफैक्चरिंग पे उसे कुछ टैक्स देना होता था, उसी को हम कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। सो दैट्स द, या कह सकते हो कि सेकेंड डिसएडवांटेज। हाँ, ये एक रियली एक डिसएडवांटेज है जो सच में कुछ बिजनेसमैन्स को नहीं सही लग सकता, ठीक है। इसका तो तभी एक सॉल्यूशन है, पर ये ऑफ कोर्स इसका नहीं है। सो आई होप स्टूडेंट्स, आज हमने इसके बारे में जो है काफ़ी कुछ कवर किया है, और हाँ बेसिकली सब कुछ कवर किया है जीएसटी के बारे में। और जीएसटी को लेके स्टूडेंट्स हो आप, या आपका कोई बिज़नेस हो, या आप जो भी हो, ठीक है, कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, जीएसटी को लेके कोई भी डाउट होगा, सब कुछ आज चला गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, देखो अभी हमने जीएसटी को लेके हर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ठीक है। अभी कोई भी डाउट अब तुम लोग को जीएसटी को लेके बिल्कुल भी नहीं होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि जीएसटी के कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हमारे डेली काम में भी आते हैं। ठीक है, डेली काम तो हटा दो, आजकल मैथ्स डेली काम में तो छोटे मोटे प्रॉब्लम, लोग देखो मैथ्स को एग्ज़ाम के लिए तो बहुत हाई लेवल का पढ़ते हैं, पर प्रैक्टिकली उसे लोग इम्प्लीमेंट उसे बिल्कुल भी सही से नहीं करते हैं। सो यार, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए या हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में 4-5 क्वेश्चंस कवर करेंगे और सब कुछ उनके बारे में समझाएंगे। पर आई 100% नो दैट तुम्हें सब कुछ इसके बारे में समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स मीट इन अनदर क्लास। गुड बाय, गुड नाइट।